नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। आज दीपों का त्योहार दीपावली है। देश भर में दीपों के इस त्योहार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। दियों को जगमगाहट और लाइटिंग से घर और दफ्तर भी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं बाजार में भी दिवाली की खरीदारी के चलते खूब रौनक देखने को मिल रही है। लोग बाजारों में पूजा, पटाखों, लाइटिंग समेत दूसरी जरूरी सामानों की खरीद के लिए उमड़ पड़े हैं। मान्यता है कि 14 साल का वनवास काटने के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने पर लोगों ने पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया था। तब से ये त्योहार मनाया जा रहा है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी में घमासान तेज हो गया है। मंगलवार शाम लालकृष्ण आडवाणी समेत पार्टी के 4 वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर सवाल उठाए। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार की तरफ से यशवंत सिन्हा ने साझा बयान जारी किया। आडवाणी और जोशी बीजेपी की मार्गदर्शक मंडल में हैं, जबकि यशवंत सिन्हा और शांता कुमार भी हाशिए पर हैं। मंगलवार को बिहार की हार पर चर्चा के लिए ये नेता जोशी के घर पर मिले। इनके अलावा अरुण शौरी भी वहां पर पहुंचे थे। विरोध में उतरे वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने लिखा है कि बिहार चुनाव के नतीजे ये दिखाते हैं कि दिल्ली की हार से हमने कुछ भी नहीं सीखा। वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने लिखा है कि ये कहना कि बिहार की हार के लिए सब लोग सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं, दरअसल ये कह रहा है कि हार के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं। वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक जीत का सेहरा अपने सिर बांधने वाले अब इतनी बुरी तरह हार का दायित्व लेने को कतई तैयार नहीं है। इस हार का मुख्य कारण पार्टी का प्रभावहीन होना है। वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने कहा कि हार की गहन समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही ये समीक्षा भी होनी चाहिए कि पार्टी कैसे चंद हाथों में सिमट कर रह गई। हालांकि समीक्षा पर उन्होंने ये भी कहा कि ये समीक्षा वो लोग बिल्कुल ना करें जो बिहार चुनाव प्रचार का प्रभार संभाल रहे थे और जो प्रचार के जिम्मेदार हैं। वहीं वरिष्ठ नेताओं के साझा बयान पर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि हम हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि पार्टी में सामूहिक जिम्मेदारी लेने की प्रथा है और हम उसका ही पालन कर रहे हैं। वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन और सुझाव का स्वागत करती है। बयान में यह भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्टी ने लोकसभा का चुनाव और कई राज्यों में जीत भी दर्ज की। बीजेपी में हार पर मची इस रार पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि दिवाली से पहले ही पटाखे शुरू हो गए हैं, तो इसमें हैरानी की बात नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बयान के बाद बीजेपी एक व्हिप जारी करते हुए ये कहा है कि पार्टी का कोई भी नेता या सदस्य बिहार चुनाव पर गैर जरूरी बयानबाजी ना करे। पार्टी ने कहा कि बिहार चुनाव में हार पर सिर्फ पार्टी के प्रवक्ता ही बोलेंगे और नेता या सदस्य इस आदेश को नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार में बड़ी हार के बाद बीजेपी में रार और बढ़ गया है। अब बीजेपी सांसद भोला सिंह ने करारी हार पर पीएम मोदी से लेकर तमाम आला नेताओं पर निशाना साधा। 8 बार के विधायक और बेगूसराय से भाजपा सांसद भोला सिंह ने कहा है कि बिहार में बीजेपी ने आत्महत्या की है। नेता भटक गए और रोजी रोटी के बजाय गाय और पाकिस्तान का राग छेड़ने लगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने मर्यादा बनाई रखी, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता मर्यादा विहीन हो गए। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये सामूहिक हार है और किसी एक को दोषी नहीं माना जा सकता। उन्होंने पार्टी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि भाषा पर संयम बरतना चाहिए। बिहार में हार के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। शिवसेना ने शत्रुघ्न सिन्हा के बयान का सहारा लेते हुए कहा कि अगर जीत की तालियां सरसंघ चालक को मिलती हैं तो फिर हार की गालियां भी उन्हें स्वीकार करनी चाहिए। आरजेडी प्रमुख आज लालू प्रसाद यादव मंगलवार को हमने देखा कि वो बिहार के राघोपुर पहुंचे और आज भी कई जिलों में वो पहुंचेंगे लोगों का अभिवादन करने के लिए। जब वो राघोपुर पहुंचे तो यहाँ पे उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी के बड़े मार्जिन से जीत को लेकर लोगों में अपना शुक्रिया अदा किया और देसी अंदाज में दिखे लालू। यहाँ लालू ने कहा कि उनके लिए जिसने वोट दिया और जिसने नहीं दिया वो सब बराबर हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो लड़ने वालों का साथ नहीं देंगे बल्कि लोगों को मिलवा देंगे। लालू ने कहा कि हर जगह बिजली आएगी। बिहार में बड़ी जीत हासिल करने वाले महागठबंधन में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्र कहते हैं कि महागठबंधन के तीनों दलों में 5 विधायक पर 1 मंत्री पद मिल सकता है। संभावना यह है कि नीतीश कुमार छठ पर्व के बाद 20 नवंबर को फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। इस दौरान नीतीश समेत 36 मंत्री शपथ ले सकते हैं। शपथ लेने वालों में आरजेडी के 16 मंत्री, जेडीयू के 15 और कांग्रेस के कोटे से 5 मंत्रियों की शपथ लेने की अटकलें हैं। डिप्टी सीएम का नाम तय नहीं है। केंद्र सरकार ने भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से 15 क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों को आसान बना दिया है। विदेशी कंपनियों को रेड टेपिज्म से मुक्ति दिलाई गई है। आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने जिन क्षेत्रों में एफडीआई को आसान बनाया है उनमें शामिल है खनन, नागरिक उड्डयन, रक्षा, कृषि, ब्रॉडकास्टिंग और कंस्ट्रक्शन। अब 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली विदेशी कंपनी को सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। वहीं ब्रॉडकास्ट में एफडीआई 26 से बढ़ाकर अब 49% कर दी गई है।
सरकार के विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के फैसले से जहां बाजार काफी खुश है, तो वहीं विपक्ष सरकार के इस फैसले को शंका की नजरों से देख रहा है। बाजार विशेषज्ञों के फैसले से आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि पीएम ने विदेशियों के लालच में एफडीआई का फैसला किया। सीपीएम का आरोप है कि ये कदम कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। सरकार के मुताबिक नियमों में ढील से कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। मंगलवार को टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के खिलाफ पूरे कर्नाटक में बीजेपी और संघ से जुड़े संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एक वीएचपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे वीएचपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान मची भगदड़ में एक वीएचपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। 18वीं सदी में मैसूर के मशहूर शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के राज्य सरकार के फैसले का बीजेपी और संघ विरोध कर रही है। तनाव के मद्देनजर पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आरएसएस और बीजेपी का कहना है कि टीपू सुल्तान क्रूर था और उसने धर्म परिवर्तन करवाया था। यही नहीं, टीपू को ये लोग कट्टरपंथी और कन्नड़ विरोधी भी बता रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक टीपू देशभक्त थे। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें अपनी राजनीति के लिए टीपू को बदनाम कर रही हैं। ये सवाल भी उठ रहा है कि अब टीपू की जयंती बनाने की जरूरत क्यों? टीपू को अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन माना जाता था और 1799 में अंग्रेजों से युद्ध के दौरान उनकी मौत हो गई थी। टीपू सुल्तान सीरियल में टीपू सुल्तान की भूमिका निभाने वाले अभिनेता संजय खान ने कहा कि इतिहास जानता है कि टीपू सुल्तान ने देश के लिए कुर्बानी दी है। जाने माने अभिनेता गिरीश कर्नाड का कहना है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर होना चाहिए और अगर टीपू हिंदू होते तो महाराष्ट्र में उनको शिवाजी जितना सम्मान मिलता। वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कई पूर्व सैनिकों ने मंगलवार को कई शहरों में अपने पदक लौटाए। पूर्व सैनिकों ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन योजना पर केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया और उसने उसका रिव्यू करने जैसे कदम से उसे उलझा दिया। सैनिकों ने कहा कि वो अधिसूचना से संतुष्ट नहीं है। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह काम सैनिकों जैसा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों की बेअदबी को लेकर सरबत खालसा में अकाल तख्त के 3 जत्थेदारों को हटा दिया गया है। अमृतसर के गांव चब्बा में सरबत खालसा यानी कि एक तरह की धार्मिक बैठक हुई। इस बैठक में जगतार सिंह हवारा को अकाल तख्त का नया जत्थेदार बनाया गया। केशगढ़ और दमदमा साहिब के जत्थेदारों को भी यहां पे बदल दिया गया है। वहीं सिख संगठनों ने राज्य में हो रही घटनाओं के लिए पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल को जिम्मेदार ठहराया। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने सरबत खालसा के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया, तो उधर अरमिंदर सिंह ने फिर से एसजीपीसी का चुनाव कराए जाने की मांग की है। जहांगीरपुरी समयपुर बादली लाइन पर मेट्रो सेवा शुरू होने से दिल्लीवासियों को दिवाली का तोहफा मिला। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। मेट्रो भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव प्रसारण देखकर रिमोट का बटन दबाकर मेट्रो को रवाना किया गया। इस लाइन के शुरू होने से यात्री समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर तक बिना ट्रेन बदले सीधे जा सकेंगे। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित एक लेख में लिखा गया है कि जो लोग गोमांस खाने पर जोर दे रहे हैं वो हिंदुओं को अपमानित करने की आजादी चाहते हैं। केरल हाउस गोमांस विवाद पर प्रकाशित इस लेख में कहा गया है कि अपनी पसंद के भोजन खाने की आजादी के नाम पर लोग हिंदुओं को अपमानित करने की आजादी की मांग कर रहे हैं। नवी मुंबई में सोशल साइट ऑर्कुट पर दोस्ती के बाद ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। चैट के दौरान लड़की ने अपने अंतरंग पलों की तस्वीरें लड़की को भेज दी, लेकिन लड़के के गुस्सैल और शकी स्वभाव का पता चलने पर लड़की ने लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया। लड़के ने लड़की की तस्वीरें उसके मंगेतर को भेजकर उसकी शादी तुड़वा दी। आरोपी ने लड़की पर शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाव डाला और उसके पिता को जान से मारने की धमकी भी दी। लखनऊ में आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। मौके पर बचाव और राहत दल पहुंचा। मामले की जांच जारी है। राजनीतिक हलकों से खबर आ रही है कि कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज चल रहे हैं और नाराज आजम ने इस्तीफे की भी पेशकश की है। आजम खान ने अपने इस्तीफे की खबर पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि उनके मुलायम से कोई नोकझोंक नहीं हुई है और उनके बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसरो के भारतीय संचार उपग्रह GSAT-15 का आज तड़के करीब 3 बजे सफल प्रक्षेपण किया गया। यूरोपियन एजेंसी एरियन स्पेस ने साउथ अमेरिका में फ्रेंच गुयाना से उपग्रह को लॉन्च किया। GSAT की लॉन्चिंग से भारत में दूरसंचार सेवाओं और नेविगेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यूपी के सहारनपुर में मर चुके लोगों की शादी करने की अजीबोगरीब प्रथा सामने आई। मंगलवार को यहां 18 साल पहले मर चुके एक लड़का लड़की की शादी की गई।
लड़के पक्ष के लोग बाकायदा बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुंचे। नट समुदाय में ऐसी मान्यता है कि शादी से पहले अगर लड़का लड़की की मौत हो जाती है तो उनकी मरणोपरांत शादी की जाती है। जम्मू में रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के घुसाने की बढ़ती घटनाओं के चलते वन विभाग ने एक खास पेशकश की है। यहाँ पे खास पोशाक तैयार की गई है और ये ड्रेस पहनकर वन्य कर्मचारियों के लिए तेंदुए, चीते जैसे खूंखार जानवरों को पकड़ना आसान हो गया है। यह पोशाक पैर से लेकर सिर तक कवच का काम करती है, जिस पर तेंदुए के पंजे और तीखे दांतों का भी कोई असर नहीं होता। सिर, हेलमेट और बाकी हिस्सों पर स्टील की बॉडी होती है। पोशाक के अंदर स्पंज लगा होता है। यूपी में मायावती सरकार के दौरान बने पार्क और मेमोरियल को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई समाजवादी पार्टी भी अब बीएसपी की राह पर चल पड़ी है। सरकार ने समाजवादी नेताओं का म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। म्यूजियम में समाजवादी नेताओं की मूर्तियां और उनका जीवन परिचय बताया जाएगा। सपा सरकार इससे पहले लोहिया और जनेश्वर मिश्रा पार्क भी बना चुकी है। विपक्ष ने इस फैसले के लिए सरकार पर हमला बोला। दिल्ली में दिवाली से एक दिन पहले प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा मिला। WHO के मानकों के हिसाब से राजधानी दिल्ली का प्रदूषण का स्तर 30 गुना ज्यादा था। IBN-7 की टीम CSE टीम के सदस्य के साथ दिल्ली की कई जगहों पर गई और पोल्यूशन लेवल मापा। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने दिवाली पर प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक लेवल तक जाने की आशंका जताई। चीन में बने पटाखों के असुरक्षित होने की ज्यादा आशंका रहती है। ये जानते हुए भी बाजार में इनकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। चीनी पटाखों से घरेलू उद्योग को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दिल्ली के सदर बाजार के लगभग हर दुकान पर आपको चीनी पटाखे बिकते नजर आएंगे। जयपुर पुलिस चीनी पटाखों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है। इसी से यहाँ पे पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 7 लाख रुपए के प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए। आरोपियों ने खुलासा किया कि आखिर कैसे रोक के बावजूद चीनी पटाखे भारत के बाजार में पहुंच रहे हैं। पकड़े गए आरोपी चाइनीज खिलौनों की आड़ में जयपुर शहर में चाइनीज पटाखे बेच रहे थे। दिल्ली से सटे नोएडा में चाइनीज पटाखे खुलेआम बेचे जा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 33 में पटाखों के बाजार में करीब 150 दुकानें हैं। भारत में बने पटाखों के एक पैकेट की कीमत अगर 200 रुपए है तो चाइनीज पटाखों का पैकेट आधी कीमत में यानी 100 रुपए में मिल जाता है। दिवाली पर गुजरात के अहमदाबाद में चाइनीज पटाखों पर बैन लगा हुआ है। साथ ही यहाँ ऐसे पटाखे बेचे जा रहे हैं जिनसे प्रदूषण नहीं होता। अलवर के बाई गांव के लोगों ने दिवाली से दूर रहने का ऐलान किया। दरअसल गांव के मंदिर से शिव का प्राचीन शिवलिंग चोरी हो गया है, जिससे नाराज गांव वालों ने ये घोषणा की। गांव वालों के मुताबिक ढुलमुल रवैये के चलते पुलिस अब तक चोरों को पकड़ नहीं पाई है और उनके भगवान के मिलने तक वो त्योहार नहीं मनाएंगे। मुंबई के पायधुनी से पुलिस के हाथ लुटेरों का एक गिरोह हत्थे चढ़ा, जो सिर्फ दिवाली के मौके पर खरीदारी करने वालों को अपना शिकार बनाता है। दिवाली होने की वजह से ये गिरोह बाजार में भीड़ भाड़ का फायदा उठाता है। गैंग का एक आदमी पहले बैग चुराता है, दूसरा बैग को पास कराता है और गिरोह का तीसरा सदस्य पीड़ित व्यक्ति को बातों में उलझाकर रखता है। जब तक पीड़ित शोर मचाता है तब तक ये लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस को जांच में पता चला है कि लुटेरों का ये गिरोह गुजरात से आता था और वारदात को अंजाम देकर वापस चला जाता था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वन विभाग ने छापा मारकर हाथी दांत और गैंडे की सींग बरामद किए। छापा मारकर टीम ने इस मामले में 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये शिकारी इन चीजों को सिलीगुड़ी से नेपाल ले जा रहे थे, लेकिन सूचना मिलने पर छापा मारकर उन्हें दबोच लिया गया। उत्तराखंड के जौनसौर बावर में खून की जरूरत वाले मरीजों का इलाज भगवान भरोसे है। वजह यह है कि यहाँ के सामुदायिक केंद्र की ब्लड बैंक पर पिछले 2 साल से ताला लगा हुआ है। लाखों की आबादी वाला इलाका होने के बावजूद कोई सुविधा नहीं है, जिसके चलते लोगों को खून की जरूरत पूरी करने के लिए 50 किलोमीटर दूर देहरादून जाना पड़ता है, जिसके चलते कई मरीजों की मौत हो जाती है। गोरखपुर पुलिस ने मुनीब हत्याकांड में बड़ा खुलासा करते हुए एक ट्रक ड्राइवर निक्की सोनी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लूट की नीयत से आरोपियों ने उसका कत्ल करा था। मुनीब व्यापारी प्रजापति का सामान लेकर नेपाल में सप्लाई करने के लिए ट्रक में निकला था। रास्ते में ट्रक ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर यहां पर उसका कत्ल किया और फिर माल लेकर फरार हो गया। संगरिया में अस्थायी पटाखा मार्केट में आग लगने से 10 दुकानें जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए लोगों को बाहर निकाला। बड़ा हादसा टल गया। सामने आया है छोटा राजन को भारत लाने में सुरक्षा एजेंसियों का ये जो मेहनत और ये पूरा कारनामा कि कितनी मशक्कत के बाद छोटा राजन को यहाँ पे एजेंसियां भारत ला पाई। इसके लिए पुलिस को राजन की पहचान के सबूत के तौर पर इंडोनेशिया सरकार को छोटा राजन के फिंगरप्रिंट्स देने पड़े। मुंबई पुलिस को इसके लिए 36 साल पुराने फिंगरप्रिंट्स तलाशने पड़े। छोटा राजन के फिंगरप्रिंट्स के जरिए मुंबई पुलिस ने 1970 के राजन के स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट को भी खोज निकाला। श्रीनगर में आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सैयद अली शाह गिलानी के HMT चलो मार्च को देखते हुए प्रशासन ने लोगों की आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगा दी है। दरअसल PM के श्रीनगर दौरे के वक्त 22 साल के युवक को CRPF के जवानों ने मार गिराया था। गिलानी के
ने यहाँ पे उसके घर मुस्तफाबाद HTM तक मार्च का आह्वान किया है। परिमपोरा थाने के पुराना श्रीनगर मैसूमा इलाके में रोक लगाई गई है। नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। सेक्टर 49 के सलारपुल गांव में हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मारे गए युवक की पहचान यूपी के देवरिया निवासी ईश्वर के रूप में हुई है। ईश्वर अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी बीच सड़क पर पीछे से आए अज्ञात हमलावर ईश्वर को गोली मारकर फरार हो गए। ईश्वर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है, क्योंकि युवक के पास रखा कैश और मोबाइल यहाँ पे सुरक्षित पाए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। साथ ही दोनों नेताओं ने G20 समिट के दौरान तुर्की में मिलने पर सहमति जताई। G20 समिट 15-16 नवंबर को तुर्की में होगा। दोनों के बीच भारत अमेरिका के बीच स्थापित हुई नई हॉटलाइन के जरिए पहली बार बात हुई है। पीएम मोदी ने बराक ओबामा का आभार जताते हुए ट्वीट किया। यूपी के कानपुर में छापा मारकर 200 क्विंटल मिलावटी मावा बरामद हुआ। दुकानों में यूरिया, रिफाइन और खतरनाक केमिकल मिलाकर सेहत से जानलेवा खिलवाड़ किया जा रहा था। छापा पड़ते ही मिलावटखोर सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। छापे में 200 क्विंटल मिलावटी मावा, 200 क्विंटल से अधिक फफूंद लगे रसगुल्ले जब्त किए गए हैं। फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने दिवाली पर स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट किया है। मुंबई के लोखंडवाला में जीप में सवार होकर परिणीति ने अभियान चलाया और लोगों से सफाई रखने की अपील की। सनी देओल की सुपरहिट फिल्म घायल की सीक्वल फिल्म घायल वंस अगेन का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। सनी देओल ने अपनी इस नई फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च किया है। टीम इंडिया ने देश भर के क्रिकेट फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों के साथ ही टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री ने भी रोशनी के पर्व पर सभी को मुबारकबाद दी।